गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे टॉपिक चल रहा है मोहन राकेश जी का और अध्याय का नाम है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान पाठ थोड़ा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर और थोड़ा बाकी है, 2 रोज़ का बाकी है लगभग। ठीक है, तो आज हम जहाँ पढ़ चुके उसके आगे से अध्ययन करते हैं। देखिए, समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तट की चौड़ाई क्यों? क्योंकि पानी में ज्वार आ रहा था और पानी तट की तरफ चढ़ रहा था। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई। एक लहर आई और मेरे पैरों को भिगो गई। पानी की लहर आएगी, खड़े हैं तो पानी में पैर डूबेंगे भी। तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। खतरे का एहसास हुआ, लगा कि यार पानी की अभी तो लहर आई है, फिर खूब सारा पानी आएगा, मैं डूब जाऊंगा, क्या होगा। खतरा महसूस हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। पूरे तट तक पानी आ गया, केवल 3-4 फुट बाकी था तट। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा, वो तट भी डूब जाएगा पानी में, ज्वार आएगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं। नीचे जो ऊपर आया था टीले से, कि खड़ी रेत पर, बिल्कुल रेत ऐसे थी इस दीवार की तरह कि इसके ऊपर से मैं चढ़कर वापस ऊपर चला जाऊं। पर वह शाह पड़ती रेत इस दीवार की तरह उठी हुई थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। लेकिन वो रेत दीवार की तरह उठी हुई थी, जिस पर चढ़ना संभव नहीं था, कोशिश करना ही बेकार था, क्योंकि बिल्कुल दीवार की तरह थी। कोई व्यक्ति इस दीवार पर नहीं चढ़ सकता। मतलब वो टीला था, उधर से तो चढ़ने का था, लेकिन इधर से बिल्कुल सीधा था, जिस पर प्रयास करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया, संकट हो गया। अब क्या करूं? मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। बच्चों, लेखक ने जूता उतारकर हाथ में क्यों लिया? भीगने के डर से नहीं। लेखक ने जूता उतारकर हाथ में इसलिए लिया कि भाई एक तो जूता भीग जाता और भीगा हुआ जूता रहता तो दौड़ने में, भागने में, तट की तरफ दौड़ने में दिक्कत होती। इसलिए लेखक ने जूता उतारकर हाथ में ले लिया और नंगे पैर भागने लगा पानी। और एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त आने पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गए चट्टान से। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई। चट्टान से टकने पर यहाँ थोड़ी खरोंच आ गई वहां पर ज्यादा चोट नहीं थी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। वो चट्टान पूरी डूब गई, पानी इतना ऊंचा आया था ज्वार के तहत। पर उससे बचा कर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। जब चट्टान डूब सकती है तो मेरा क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना, पानी ऊपर ही चढ़ रहा था, अभी नीचे नहीं आ रहा था। उसका खतरा तो जब होता जब पानी की लहर ऊपर जाकर फिर नीचे आ रही हो। अभी केवल पानी ऊपर चढ़ रहा है। मैं चट्टान की नोक पर पैर रखता और किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गए। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह चट्टान अधिक सुरक्षित रहेगी। मैं नीचे तो पानी में डूब सकता हूँ, मैं चट्टान पर पानी कम पहुंचेगा तो मैं ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया, बहुत बड़ा मजाक। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, पूरा तट फैला हुआ पानी। लगभग 100 फुट दूर था तट। कितने लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा। मैं हल्का हो गया कि यार अब तो थोड़ी दूरी है, लोग भी दिख रहे हैं, कहीं डूबूंगा चिल्लाऊंगा तो भी लोग बचाने की कोशिश तो करेंगे। मन से डर निकल जाने से मुझे अब
अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। दिक्कत थी नहीं, कोई पानी था। रात कैब होटल का लोन, वो पहुंच गया अपने होटल में, लोन में बैठा है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ यहाँ लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ हिंद महासागर को काटती कुछ यहाँ लकीरें, मतलब एक पानी का जहाज आ रहा है। नीचे सड़क पर टोर जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी, हल्की हल्की सी जहाज के आने की रोशनी थी, लाइट की। मन बहुत बेचैन था, परेशान था, बिना पूरी तरह भीगे सूखी मिट्टी की तरह। मन ऐसे था जैसे कोई मिट्टी पानी से भीगी हुई हो और थोड़ी सूख गई हो, ज़्यादातर गीली हो, ऐसे था। मुझे इतनी अच्छी लगी, वो जगह मेरे को इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ और कई दिन कई सप्ताह तक वहाँ रुकूँ। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से, लेकिन भुलक्कड़पन था, भूलने की बीमारी थी, भूलने की आदत थी, एक ऐसी हिमाकत कराया, एक ऐसी गलती कराया, लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। जो गलती करके आया उस गलती को सुधारने के लिए लग रहा था कि अब मुझे वापस लौटना पड़ेगा। कहाँ अभी आएगा कनानौर। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला, होटल में आकर मैंने सूटकेस खोला तो सूटकेस खोलने पर पता चला क्या कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, यहाँ कन्याकुमारी आने से पहले कनानौर गया था और कनानौर में रहकर जो मैंने 70-80 पेज 80-90 पेज लिखे थे, भाई राइटर था लिखेगा ही, तो 80-90 पेज लिखे थे, वो वहीं के मेज़ की दराज में छोड़ा है। वहाँ जो होटल में टेबल थी कमरे में, उस टेबल की दराज में वो 80-90 पन्ने रह गए थे। अब मुझे दो में से एक चुनना था, या तो मैं यहाँ रहूँ तो वो पन्नों को खो जाने दूँ, छूट जाने दूँ, और यदि मैं पेज लेने जाता हूँ 80-90 तो यहाँ के आनंद से वंचित रहूँगा। दो में से एक काम चुनना था, या तो यहाँ या वहाँ। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, मन को प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली, सुख देने वाली, और दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज। शायद अभी सेवाए होटल की एक दराज में बंद है। कौन से होटल में रुका था? सेवाए होटल के एक कमरे की बंद दराज में थे वो कागज। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा समुद्र को, जैसे कि पौधे की टहनियों या उसके हांसे में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकेगा। फिर किनारे पर तो पेड़ थी, उनकी टहनियों से या समुद्र के पानी से मेरी समस्या का कोई समाधान हो सकेगा, ऐसे मैं सामने देखता रहा। लेकिन बच्चों, आपको मालूम है, न टहनियों से समस्या का समाधान होना था और न पानी से। कुछ देर एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा। कुछ देर में एक गाने की आवाज़ आने लगी, एक गीत की आवाज़ आने लगी। लड़कियां कुछ गीत गा रही थी, जो धीरे धीरे पास आता गए। कोई बस में लड़कियां आ रही थी। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। कॉन्वेंट स्कूल की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। होटल का जो ग्राउंड था उसमें बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी। बस में लड़कियां बैठी और अंग्रेजी में गाना गा रही थी, गीत गा रही थी। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा, क्योंकि वो लड़कियां थी तारे को संबोधित, आसमान में जो तारा होता है उस तारे को संबोधित करके गीत गा रही थी। तो मैंने सामने देखा कि जहाज आ रहा है, उस जहाज के ऊपर एक तारा है। सोचा कि ये लड़कियां उसी तारे को देखकर गा रही हूँ। मन और उदास होने लगा, मन थोड़ा और उदास हुआ। गहरी सांझ के सुरमुई रंग में रंगी हुई आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। मतलब कहने का भाव है कि वो आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। वहाँ जो आनंद आ रहा था ये शायद मेरे को कन्याकुमारी से वापस नहीं लौटने देगी, जाने नहीं देगी फिलहाल, अभी कुछ दिन। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, उससे भी एक जिद्दी भाव था। दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। मन में ही आ रहा था विचार, यार एक बस उस समय जाती है, एक बस उस समय जाती है, एक बस उस समय जाती है।
क्योंकि 80-90 पेज की ज़्यादा चिंता थी लेखक, और लेखक को तो अपने लिखा हुआ चाहिए ही चाहिए, इतनी मेहनत से लिखता है। वहाँ से जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था, गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ। गीत के स्वर तो मैं सुन ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। जो टाइम टेबल था बसों का जाने का, उसके हिंद से, यानी अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अंक जुड़ते जा रहे थे टाइम टेबल के साथ कि इतने बजकर इतने मिनट पर जाएगी, फिर इतने बजकर इतने मिनट पर जाएगी। ये विचार मन में आ रहे थे। पहली बस सोच रहा है, पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी, फिर आगे का सोच रहा था वो, मतलब कल्पना करता जा रहा था। थोड़ी देर में बस लौट गई। कौन सी? जो कॉन्वेंट की लड़कियों की बस आई थी, वो लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए। अब गीत के स्वर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि बस लौट गई, उसमें बैठी थी जो लड़कियां भी चली गई, तो गीत के स्वर बंद हो गई और मन में केवल हिंदुओं की चलती रह गई। वही 1 2 3 टाइम का ही ध्यान रहा, अंकों का। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था, एक ग्रेजुएट नवयुवक था। ग्रेजुएट का मतलब होता है, देखो बच्चों, आप अभी 10th में हो, 10th से आप 11th करोगे, फिर आप 12th करोगे। यहाँ आप सब्जेक्ट लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट और होता है जो अपने यहाँ तो नहीं है, एग्रीकल्चर, साइंस का ही एक पार्ट होता है। ये सब्जेक्ट लोगे आप 11th में। इन सब्जेक्टों से आप या तो साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट्स से क्या करोगे, आप 12th पास करोगे। 12th पास करने के बाद आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, कॉलेज में जाओगे। आप कॉलेज में जाओगे और जो साइंस वाले हैं वो तो करेंगे बीएससी। साइंस वाले क्या करेंगे? बीएससी करेंगे। कॉमर्स वाले बीकॉम करेंगे और आर्ट्स वाले बीए करेंगे। इसके बाद 10th के बाद 2 साल का तो ये कोर्स 11 12, और ये कोर्स होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल का कोर्स ये होगा। तब ये डिग्री मिलने के बाद ग्रेजुएट कहलाओगे। 10th के बाद 2 साल 12th में, 11 12th में, और 3 साल बीकॉम, बीएससी, बीए में। तब ये जो डिग्री मिलेगी उसके बाद ग्रेजुएट कहलाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है। तो एक ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था, क्या बता रहा था? कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में, उस समय कन्याकुमारी की आबादी 8000 थी। 8000 की आबादी में 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। 400-500 नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। 8000 की आबादी में 400-500 शिक्षित नवयुवक हैं, और उन 400-500 शिक्षित नवयुवकों में से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनका क्या काम है? वैसे तो कुछ करते धरते नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं। क्या करते हैं? मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना, एप्लीकेशन लिखकर देते हैं केवल नौकरी के भरोसे, और बैठकर आपस में गप्पे मार, बहस कर। 2 काम हो गए, एक तो नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना, अर्जियाँ देना, प्रार्थना पत्र देना, और बैठकर गप्पे मारना। इन 2 के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठकर फिर वही रूटीन, वही काम। रोजाना का एप्लीकेशन देना, कार्यालयों के ऑफिसों के चक्कर काटना, धक्के खाना, और आपस में दोपहर में बैठकर शाम तक बातें करना, गप्पे मारना।
वह खुद वहाँ का फोटो एल्बम बेचता है, वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता है जिस नवयुवक से बात हो गई। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह छोटे मोटे काम करते हैं, दूसरे नवयुवक भी छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं, वो बता रहे हैं सीपी होती है समुद्र में मिलती है, इसमें मोती निकलता है। हम सीपियों को उठाते हैं और उनको तोड़कर उनका गूदा निकाल कर खाते हैं। ये बात वो ग्रेजुएट नवयुवक कह रहे हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, जो धर्म की बात है, जो साइकोलॉजी की बात है, दर्शन की बात है। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा मिलती, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, इस चट्टान से हमें इतनी प्रेरणा तो मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल दिया। वहीं से पानी में से एक सीपी उठाई और उसको तोड़ा और उसमें जो गूदा था उसका गूदा वो तोड़कर अपने मुंह में डाल दिया, खा लिया। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा हो, ये आज का पूरा हो चुका है और संभवतः कल ये आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।